We're talking about the Chartered Financial Analyst program. So CFA, FRM और CAIA basically तीनों finance courses है. CFA is a course in finance, FRM is into risk and CAIA alternate investments है. We'll discuss that later. CFA कोर्स अगर देखोगे तो अगेन इंस्टीट्यूट यूएस में सिचुएटेड होगा, लेकिन एग्जाम्स वर्ल्ड वाइड होते हैं. सो आप रजिस्टर ऑनलाइन करते हो इंस्टीट्यूट के लिए एंड आपका एग्जाम यू कैन टेक वन एग्जाम इन कैलकाटा, वन एग्जाम इन दुबई, द थर्ड एग्जाम इन लंदन. यू कैन टेक एनी लेवल एनीवेयर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. क्योंकि फाइनेंस क्या हो जाता है, इट इज नॉट लाइक अ टैक्सेशन और अ लॉ और समथिंग जो कि हर कंट्री का अलग अलग होगा. फाइनेंस बिकम समथिंग लाइक मैथ्स, इट्स बिकम्स रिलेटिवली मोर यूनिवर्सल. Right. So it's a designation, it's a global designation when you're looking at the finance part. So let's see how do we go about it. So class 12 complete होने के बाद में you can start studying in first year, but आप level 1 first year में नहीं ले सकते हो. Level 1 exam you can take while you are in the second year of your college. So you can start studying in first year, but the exam happens only in the second year. लेवल 2 आप सेकेंड ईयर खत्म होने के पहले नहीं दे सकते हो. सो आपका सेकेंड ईयर खत्म हो गया, आपके रिजल्ट्स आ गए, यू कैन टेक लेवल 2 एग्जाम, बट यू कैन रजिस्टर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिफोर. बट एग्जाम हैज टू हैपन आफ्टर सेकेंड ईयर का रिजल्ट इज आउट. थर्ड ईयर का रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद आने के बाद यू कैन टेक लेवल 3. Again, you can study and prepare and register for the exam before, but the exam term has to be after your third year has been completed. Because 3 years is equivalent to graduation in India. फोर्थ ईयर आपका ऑनर्स वाला कर देगा, तो 3 years कंप्लीट होने के बाद आप CFA का एग्जाम थर्ड लेवल ले सकते हो. सो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 years इफ आई से सो. एंड एग्जाम्स लेवल 1, 2, 3 के अलग अलग टाइम पे होते हैं, मंथ्स में होते हैं. लेवल 1 इज फेब में, अगस्त, नवंबर. लेवल 2 and 3 कुछ कुछ टर्म्स में होते हैं, कुछ टर्म्स में नहीं होते. Right? Obviously, you pass level 1, you go to level 3, you pass level 2, you go to level 3. सब्जेक्ट्स अगर बात करेंगे हम लोग, सो सीए में जैसे फाइनेंस एक सब्जेक्ट था, यहाँ फाइनेंस इज द कोर्स, एंड फाइनेंस के अंदर जो चैप्टर्स थे ना वहाँ फाइनेंस के, वो यहाँ पे सब्जेक्ट्स बन जाएंगे ब्रॉडली अगर देखें. सो क्वांट्स इज द ओनली पार्ट जहाँ पर वो मैथ्स और नंबर्स वाला पार्ट है. एक्चुअली कोई पूछ रहा था तो मैं इंक्लूड ही कर दे रहा हूँ आंसर. सो ऑब्वियस सा बात है, अगर आपका 11-12 में मैथ्स नहीं था तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट डज नॉट मीन कि यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज 10 में से एक सब्जेक्ट क्वांट्स है और लेवल 3 में क्वांट्स नहीं है. And quants is also predominantly statistics. 70-80% is statistics, which we barely study during school. We studied junior school. We study more in 11 and 12. Anyways, coming back, economics, financial statement analysis. जो स्टूडेंट का अकाउंट्स है और स्ट्रॉन्ग है उनको एफएसए इजी लगेगा. जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या साइंस स्टूडेंट्स या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा. बट ये भी 10 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है. डेरिवेटिव्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पोर्टफोलियो, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, सो ऑल द सब्जेक्ट्स आर फाइनेंस के सब्जेक्ट्स व्हेन यू आर लुकिंग एट इट. द एग्जाम इज अबाउट 4.5 hours, 2 hours 15 minutes, फिर ब्रेक, फिर 2 hours 15 minutes. एंड MCQs होता है लेवल 1 में. लेवल 2 में MCQs होगा, लेकिन लेवल 2 का फॉर्मेट जो होगा, लेवल 2 में भी सब्जेक्ट सेम है, खाली वेटेजेस चेंज हो जाता है सब्जेक्ट्स का. सब्जेक्ट सेम है, यू आर बिल्डिंग योर बेस एंड देन डेप्थ. इनफैक्ट फनी चीज बताऊंगा, लेवल 1 का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, लेवल 2 और लेवल 3 का वॉल्यूम वाइज आपको थोड़ा कम दिखेगा. सो लेवल 1 का बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज लेवल 1 पास कर भी लोगे, लेवल 2 नहीं निकलेगा या लेवल 3 नहीं निकलेगा. सो लेवल 1 के टाइम पे बहुत सीरियस होना, बहुत अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करना, एंड इट्स ब्यूटीफुल. Sorry, I'll be a little biased towards finance. I just enjoy finance, but that base, that concept, because नए terms है ना, नए subjects है, derivatives, fixed income, you've never studied those, so वो base develop करना होगा. Level 2 में भी duration exam का same रहता है, लेकिन यहाँ क्या होता है ना, आपको एक case देगा, basically एक 1-pager question है, उसके ऊपर में 4-5 MCQs रहेंगे. So level 1 में क्या है, एक MCQ, फिर दूसरा अलग ही question है MCQ का, छोटे छोटे MCQ questions है, 3 ऑप्शन है, no negative marking. But level 2 में again 3 options, no negative marking and all, but एक पेज का केस, उसके ऊपर में 4-5 MCQs आएंगे. So केस बेस्ड MCQ हो गया. And level 3 में again if you see, sorry there is a mistake here, quants is not there in level 3. Ethics है, थोड़ा eco है, asset allocation, capital market expectation, derivatives, portfolio. And level 3 में क्या होगा ना, 70% is your core syllabus जो same है. 30% में हम लोग के पास 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं. 30% सिलेबस में आइदर यू कैन टेक अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे, जो कि मोर अबाउट इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, पोर्टफोलियो, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट साइड में, एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, दैट साइड. एक है प्राइवेट मार्केट, मर्जर्स, एक्विजिशंस, वेंचर कैपिटल, रियल एस्टेट, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड, इफ आई कुड से सो, अ प्राइवेट मार्केट साइड हो गया.
एंड एक प्राइवेट वेल्थ हुआ विच इज फैमिली ऑफिसेज, वेल्थ मैनेजमेंट साइड का हुआ। तो 30% सिलेबस में यू कैन चूज एनी ऑफ द 3 ऑप्शंस। वो कैसे क्या चूज करना है बाद में आता है। एंड लेवल 3 का एग्जाम फॉर्मेट में थोड़ा डिफरेंस है। एक तो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कि वो एक 1 पेज का केस दिया, फिर 4-5 MCQ। सो 50% पेपर वैसा होता है। 50% पेपर में भी केस देंगे, लेकिन आपको ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं हम लोग कि ये वाला एक इन्वेस्टर का मैंने कहानी बता दिया, ये 50 ईयर का है, ये ऐसा है वैसा है, एंड देन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू थिंक ही कैन टेक हाई, मीडियम और लो रिस्क, व्हाई? सो यू हैव टू से हाई, रीजन 1, रीजन 2। बोलते इसको ऐसे टाइप क्वेश्चंस है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग का जो इंडियन एग्जाम्स है ना, उसके हिसाब से ऐसे टाइप नहीं होता, वो ऑब्जेक्टिव होता है। एंड ये एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड होंगे, you'll have to type the answers. And there are multiple computer centers across the country and across the world where you can take this exam. So this is your level 1, 2 and 3. अगर आप मगअप करोगे तो डिफिकल्टी यहाँ पे या यहाँ पे लगेगा, मगअप नहीं करोगे तो डिफिकल्टी कम लगेगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, MCQ है। अबाउट 40-45% लेवल 1 का पास रेट है, 45 to 50% लेवल 2 and 3 का पास रेट है। सो इवन दो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, 90-ish क्वेश्चंस, 90, 90, 180 मतलब लेवल 1 में, लेवल 2 में अगेन हाफ हो जाएंगे, 90-ish क्वेश्चंस आएंगे मिला के, लेवल 3। सो उसके बाद में भी अगर पासिंग रेट 40-45% है, सो क्वेश्चंस तो ठीक से मार्क करने होंगे ना। एंड दूसरा चीज ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड 70% एक्यूरेसी इज नीडेड। जब हम लोग स्कूल एग्जाम्स या कॉलेज एग्जाम्स का बात करते हैं, हम लोग को हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 100, बट यहाँ पर योर एक्यूरेसी नीड्स टू बी अबाउट 70% in order to be able to pass in all the subjects or in an aggregate basis. Individual subject में ऊपर नीचे चलेगा, aggregate में 70% plus questions have to be correct. So if your base is not strong or if you do not have a good conceptual understanding, it's a problem. So it is not difficult पर से। एंड जैसे मैंने बताया, इको ऑनर्स को इको इजी लगेगा, बीकॉम वाले को FSA सब्जेक्ट इजी लगेगा, नॉन कॉमर्स इंजीनियरिंग वाले को क्वांट्स इजी लगेगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर डिफरेंट एरियाज, 2-3 सब्जेक्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। फीस लेवल नाउ, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फी और सो हर एक एग्जाम का 1140 का फीस है लेवल 1 and 2 का, एंड 1240 का फीस है लेवल 3 का, दैट इज द डॉलर्स में फीस। सो अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख का एग्जाम फी होता है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपने लेवल 1 नहीं क्लियर किया तो आपको वापस से लेवल 1 देना पड़ेगा, उसका वापस 1140 का फीस लगेगा। सो अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख आप अज्यूम कर सकते हो कि आपका एग्जाम फीस है, एंड एवरी टाइम यू रीटेक द एग्जाम यू पे 1.25 lakhs अगेन। सो ऑन एन एवरेज मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, आई वुड लाइक टू प्रोविजन कि अच्छा मेरे पास अगर 5 लाख रुपीज का प्रोविजन है, देन आई विल टेक द CFA एग्जाम, दैट इज वन, राइट। एंड दूसरा चीज, आप वही जो मैंने CA के टाइम जब समझा रहा था तब बता रहा था, सिलेक्टिव स्टडिंग नहीं कर सकते हो। तुमको 100% सिलेबस पढ़ना भी होगा, रिवाइज भी करना होगा, तब 90% 95% ठीक से अटेम्प्ट करोगे तुम्हारे हिसाब से, तब 85% एक्चुअल में करेक्ट होगा, 80-85%, तब 70 के ऊपर पक्का रहोगे। तुम पढ़ोगे 90, रिवाइज करोगे 80, अटेम्प्ट करोगे 70 लायक, तो बॉर्डर पे अगर काम करोगे तब तो नीचे ऊपर कुछ भी हो सकता है। सो यू कांट टेक योर लेवल 1 लाइटली, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि यू नो वो शॉर्टकट में पढ़ाई जो होता है ना, कि शॉर्टकट नहीं, ये शॉर्ट है हम ऐसे कर लेंगे, वो गलती से भी नहीं करना। डोंट डू ऑल दैट, बिकॉज एग्जाम फीस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। CA वगैरह में या कैट का एग्जाम भी अगर देते हैं तो 2-4 हज़ार रुपए लगते हैं वापस एग्जाम देने के, बट यहाँ पर 1.25 लाख रुपए लगेंगे एग्जाम देने के, राइट। एंड अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन डेडलाइन में नहीं करते हो, सो इफ योर एग्जाम इज इन लेट्स से नवंबर, सो 6 months पहले या कुछ डेट होगा, वो डेट्स वगैरह यू कैन गेट इट। सो वो डेट के पहले अगर रजिस्टर नहीं कर रहे हो, लेट से रजिस्टर करोगे तो फीस $300 बढ़ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ 1140 मेरे को 1440 देना पड़ेगा, $300-350 इंक्रीज हो जाता है, बट वी विल नॉट डू दैट ऑब्वियसली। अपने क्यों लेट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे? सो अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी योर फी स्ट्रक्चर। When we are looking at the scope for CFA and the job profiles and all, so जो आपको 3 मैंने पाथवे बताए थे, so you can get into equity research, portfolio management and all, you can get into investments and all, private equity, private markets, you can get into wealth and PMSs and all that, जो wealth management वाला साइड था। so एक तो investment side हो गया। investments में भी क्या होता है ना, buy side होता है, sell side होता है। sell side हो गया जहां पर equity research and valuations and ये सब काम हो रहा है, advisory and all that। buy side हो गया जहां पर asset management, portfolio management, bankers and mutual funds and all, sorry, ये सारे होंगे।
इंडस्ट्री में भी आपका, अगर कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो तो हर कंपनी में फाइनेंस का काम होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, मर्जर्स एक्विजिशंस टीम होता है, स्ट्रैटेजी टीम होता है, इन्वेस्टर रिलेशन टीम होता है, इंटरनली भी बहुत सारा वैल्यूएशंस एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशंस एंड ऑल करना पड़ता है। ऑल दोज आर देयर एंड ग्लोबली यू हैव इक्विटी रिसर्च, क्रेडिट एनालिस्ट, पोर्टफोलियो रिस्क एनालिस्ट, रिस्क में ऑफ कोर्स CFAs do because there is a broader finance area, but then FRM is going to be a specialization into this investment banking and all. But having said that, I'll tell you, अगर आपने CFA क्वालिफाई किया लेकिन आपका रिपोर्ट राइटिंग नहीं आ रहा है आपको, आप इक्विटी रिसर्च का इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे? आप एक्सेल नहीं सीख रहे हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं सीख रहे हो। फाइनेंशियल मॉडलिंग इज ओनली 5%, 90% इज रीडिंग assumptions. सो वो चीज अगर आप नहीं फॉर्म कर पा रहे हो, सो हाउ विल इट वर्क? क्लास के बीच में, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से, यू नो, I'll keep on suggesting books and all, but you have to do those things. So ये assumption के साथ मत जाओ कि आज CFA कंप्लीट हुआ कल इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए, आज CFA कंप्लीट हुआ कल रिसर्च एनालिस्ट बन गए। इट डज नॉट वर्क दैट वे। CFA लेवल 1 या लेवल 2 के बाद में भी रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, प्रोवाइडेड ऑल दोज थिंग्स आर पुट टुगेदर। The books you read, your writing skills, your Excel, all of those things will matter. तो प्लीज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ जाओगे। CFA will get you to the interview table. Credit rating agencies होते हैं, credit research होता है, so all those areas में you'll have your scope over here. But go with the right expectation and you have to build yourself holistically. The exam gets you to the interview table, but you have to crack the interview also. So you have to learn how to apply, and वहीं पर depth काम में आता है। एक स्टूडेंट है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ट्रेजरी में ही इज वर्किंग, सो इज लाइक करेंसी स्वैप के बारे में क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में, वो जवाब नहीं दे पाया एक जन। तो आप CFA अगर कंप्लीट किए हो लेकिन यू कांट एक्सप्लेन करेंसी स्वैप, विल नॉट वर्क। दैट इज व्हाई दैट डेप्थ बिकम्स इंपॉर्टेंट इन योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? एनीवेज, सो सब्जेक्ट्स में क्या है, लेवल 1 2 3 में द वेटेजेस कीप चेंजिंग। वेटेज एक रेंज में होता है 10-15% और 5-10% एंड ऑल। आई हैव जस्ट टेकन द एवरेज रेटिंग्स ओवर हियर। सो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रेटिंग है। लेवल 1 2 में मोर और लेस सब्जेक्ट्स पूरे ही सेम है। फाइनल लेवल में क्या होता है ना, फाइनल लेवल में क्या होगा, इक्विटी पोर्टफोलियो। तो इक्विटी को पोर्टफोलियो में कैसे डालेंगे, फिक्स्ड इनकम को पोर्टफोलियो में कैसे डालेंगे, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो में कैसे डालेंगे। तो टेक्निकली देखोगे तो सिलेबस में इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, पोर्टफोलियो, ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट तीनों है, लेकिन सब्जेक्ट में ना वो उसको पोर्टफोलियो का नाम दिया जाएगा। हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो विद इक्विटी, फिक्स्ड इनकम? सो मोर और लेस एवरीथिंग, अब आप अपना सारा नॉलेज को कंसोलिडेट कर रहे हो। इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिक्स लेकिन वैसे सब्जेक्ट नहीं दिखेगा आपको लेवल 3 में, क्योंकि वी हैव समथिंग कॉल्ड कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। आज इकोनॉमिक्स में अपने इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, ये सब पढ़ते हैं। सो अब इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन और करेंसी कैसा होगा, उसके हिसाब से हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। So everything will be in the context of portfolio, investments, finance and all that. So we will consolidate a lot of knowledge. So वैसे देखोगे तो सब्जेक्ट सिमिलर रहेंगे, क्वांट्स नहीं रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नहीं रहेगा इन लेवल 3। बाकी सब्जेक्ट्स मैं तो बोलूंगा सिमिलर रहेगा, ठीक है? एनीवेज, so broadly 2 to 3 years, you can start with your graduation, you can start studying for level 1 in first year, but you can take the exam in second year. तो second year में level 1, third year में level 2, third year के बाद level 3, approximately 2 to 3 years exam time. Exam term Feb, May, August, November for level 1, level 2, level 3 is certain different terms, like November में CFA level 3 नहीं होगा and Feb में CFA level 2 नहीं होगा, so वो exam terms हुए। Fees is going to be 1.25 lakh per level, समझ के रखो। So each level you take, you pay 1.25 lakh रुपया, right? 1.25 lakh might be a little ऊपर नीचे given the currency exchange rates, but yeah. एंड डिफिकल्टी अगर मगअप करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, मगअप नहीं करोगे, कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो बहुत इजी होगा। सिलेबस 100% करना होगा, बिकॉज 70% एक्यूरेसी चाहिए, स्कूल एग्जाम जैसा 40% नहीं चाहिए, 70% प्लस एक्यूरेसी चाहिए। पास रेट इज 40-45-50% इन लेवल्स 1 2 एंड 3। एग्जाम पैटर्न लेवल 1 फुल MCQ, लेवल 2 भी MCQ है, लेकिन एक एक पेज के केस के ऊपर में 4-4 MCQs है। लेवल 3 इज दोस केसेस एंड ऑब्जेक्टिव आंसर्स रिटन वाला format. Exams you can take absolutely anywhere across the country and the world. Accuracy 70%, as I said. Profiles will be into either portfolio, equity research, portfolio, etc. Investment banking as in private equity, venture capital, etc. Private equity में तुरंत जॉब नहीं मिलेगा तो venture capital करके जाएंगे उसमें। You have to climb the ladder. ये मत सोचना कि कल CFO बन जाएंगे, कल CEO बन जाएंगे। You have to climb the ladder. Please keep that in mind. इक्विटी रिसर्च से स्टार्ट करोगे फंड मैनेजर बनने के लिए, कल फंड मैनेजर कोई नहीं बनाएगा, ठीक है? एंड सब्जेक्ट्स में वी डिस्कस्ड फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, पोर्टफोलियो, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एथिक्स, क्वांट्स, ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स।
CFA कोई एग्जामिशन नहीं देता, आपको तीनों लेवल लेने पड़ेंगे, बट अगर आप CFA क्वालिफाई कर लेते हो तो CAIA और CIPM का फर्स्ट लेवल एग्जाम होता है. वील डिस्कस, और भी कोर्सेज में एग्जामिशन मिलते हैं, वील डिस्कस दैट. ओके, सो एनी क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू CFA, देन वी मूव फॉरवर्ड. शौर्य, इंटर्नशिप का क्वेश्चन अभी नहीं आंसर कर पाएंगे, आप एक बार कोऑर्डिनेटर को पिंग करो, शी विल सेंड यू GDPR रेज्यूमे एक्सेट्रा का डिटेल्स. Okay, so one question I'm getting quite a lot with regards to mathematics part. So CFA का सबसे पहला चीज लेवल 1 एंड 2 में क्वांट्स है. लेवल 1 में क्वांट्स का सिलेबस फिर भी थोड़ा है, लेवल 2 में कम हो जा रहा है, लेवल 3 में देयर इज नो क्वांट्स. सेकेंड, जब आप क्वांट्स का सिलेबस का बात कर रहे हो तो क्वांट्स में 70-80% स्टैटिस्टिक्स है, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस. उसके बाद का जो पार्ट है स्क्यूनेस, कर्टोसिस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस, वो तुम लोग का स्कूल में पढ़ा हुआ ही नहीं है. और मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह पढ़ सकते हो आराम से, स्क्रैच से कवर करेंगे तो नॉट अ प्रॉब्लम. थोड़ा सा 10% समझ लो प्रोबेबिलिटी है, वो भी लेवल 1 में, और थोड़ा सा 5-10% मनी रिलेटेड कैलकुलेशंस है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो हर इंसान को एनीवेज करना चाहिए, तुम साइंस लिए तो भी करना चाहिए. ऑल्सो विद CFA प्रोग्राम विद ईच लेवल देयर इज अ प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल. बेसिकली कुछ नहीं होता, आपका CFA का एग्जाम लेवल 1 आप दे रहे हो, उसके साथ में ऑनलाइन कुछ 10-15 आवर्स का एक वीडियो कोर्स रहता है, वो कोर्स करके MCQs करना होता है. उसमें कोई एक्यूरेसी का प्रॉब्लम नहीं, यू कैन कीप ऑन रीटेकिंग इट, barely people take time, वो एकदम इजीली हो जाता है. वो फॉर्मेलिटी टाइप है, बट ऑफ कोर्स द प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल इज इंपॉर्टेंट. इट कुड बी इनटू पाइथन, इट कुड बी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, इट कुड बी फाइनेंशियल मॉडलिंग. सो ईच लेवल्स देयर इज अ प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल दैट इज मैंडेटरी, कि वो 10-15 आवर्स का जो कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना है. वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ही रहता है, देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्जेस एंड ऑल, and you need to complete that and you need to answer a few MCQs around it. That is mandatory and you have to complete that. So PSM is also there with the CFA Institute. चार्टर जो होगा CFA इंस्टीट्यूट का, आप CFA कंप्लीट कर लो तीनों लेवल्स एंड यू विल बी एबल टू राइट CFA लेवल 3 क्वालिफाइड इन योर रेज्यूमे एक्सेट्रा. चार्टर बेसिकली 2 to 3 years का एक्सपीरियंस लगेगा, which is not like articleship, internship or anything. Whatever roles you're working, even teaching finance is qualified as a work experience requirement. Working in your business also, because you'll be taking a lot of financial decisions, corporate finance and all. So you'll have to write, you know, how you're applying your knowledge in finance, etc., and give some updates to the institute, and you'll get your charter. So that is nothing to be worried about right now, क्योंकि पैसा तो पूरा लाइफ कमाएगा, रिटायर करेगा, इन्वेस्ट करेगा. So that basic calculation everybody should know. So we do everything with scratch, but थोड़ा सा अगर मैथ्स कमजोर है तो थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करना होगा. I will not lie. लेवल 2 में आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी और प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन मनी रिलेटेड कैलकुलेशन तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम में आएगा. तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो रिटर्न्स निकालना, इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेशंस करना, तो वो तो लगेगा थोड़ा बहुत. सो दैट पार्ट यू विल हैव टू डू, बट कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब कोई भी चीज नहीं है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कैलकुलस एंड ऑल दोस थिंग्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. बट 11-12 में अगर क्वांट्स नहीं था, हल्का एक्स्ट्रा मेहनत प्रोबेबिलिटी में लगेगा. बाकी जेन्युइनली टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड यू नो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 7-8 का वो भी रिवाइज कराया हुआ है मेरा, क्योंकि उसमें भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, बट वो लगेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए. सो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ स्कूल, आई रिवाइज दैट, देन वी डू टाइम वैल्यू ऑफ मनी. 11-12 प्रोबेबिलिटी इज 10% ऑफ टोटल क्वांट्स. वो 11-12 में अगर नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना होगा, बट वी डू ऑल द फॉर्मूलाज के बिना ही पूरा बेस थ्योरम वगैरह वी डू. एंड 70% स्टैट्स है, वो मेहनत करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है. And we will do everything from scratch. So quants is again and again I'm getting this question. Okay. Let me skip this question C or CFA का. I'll do the differences between the courses today only. Don't worry. So उस समय मैं आंसर कर दूंगा ये वाला question. और कुछ. So again the same question with regards to AI. So AI is not going to replace a CFA program or a CFA designation or the CFA knowledge. बिकॉज AI के भरोसे तो मैं अपना फाइनेंशियल डिसीजन पूरा नहीं आउटसोर्स करूंगा. लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है जो बिना AI यूज किए 20 आवर्स में जो रिपोर्ट बनाता है, वो एक इंसान AI यूज करके 4 आवर्स में बनाता है. सो ऑब्वियसली द सेकंड पर्सन विल बी प्रेफर्ड. ऑल्सो हैविंग सेड दैट, एक ऐसा इंसान जो AI यूज करके रिपोर्ट बना रहा है लेकिन वो AI में आलतू फालतू सब बना करके दे दिया है, बिकॉज AI ऑल्सो हैलुसिनेट्स, गिव्स रॉन्ग आंसर्स. सो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल डेप्थ नहीं है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि AI कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, कौन सी जगह पर AI पे विश्वास करना है, कौन सी जगह पे AI पे विश्वास नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं AI पे रैंडम क्वेश्चन नहीं डालूंगा. शायद कुछ चीजों के लिए मैं कंपनी की वेबसाइट पे जा करके
परप्लेक्सिटी का कॉमेट यूज करके उसको बोलूंगा कि इस वेबसाइट से ये डेटा दे, बिकॉज देन दैट इज ऑथेंटिक। मैं रेडिट या कोरा का इंफॉर्मेशन का जो सोर्स से जो एआई मेरे को आंसर दे रहा है उस पर थोड़ी विश्वास करूंगा। सो नोइंग वेयर टू यूज एआई, हाउ टू यूज एआई, नॉट ब्लाइंडली बिलीविंग इन एआई, एंड नोइंग हाउ टू अप्लाई द कॉमन सेंस कि एआई के आंसर को भी तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि वो सही है कि गलत है। तो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल डेप्थ नहीं होगा तो वो नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू यूज एआई and you have to have depth, then you will be able to do well. So I hope that answers your question with regards to AI for CFA. नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए इक्विटी रिसर्च माइट हेल्प, बट ऑल्सो वेंचर कैपिटल के थ्रू गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग माइट बी अ गुड आइडिया। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट। MBA एंड CFA का कंपैरिजन विल डू। अभी कंपैरिजन रिलेटेड क्वेश्चंस मत पूछो, स्किल वाला क्वेश्चन विल डू इट नेक्स्ट डे। CFA के साथ क्या स्किल्स चाहिए ब्रॉडली अगर पूछ रहे हो तो राइटिंग, मतलब कम्युनिकेशन, राइटिंग ओरल एंड टेक, योर एक्सेल, AI, PPT, ऑल दैट। वीक मैथ्स वगैरह बता दिया यार, उसको अलग से और कैसे बताऊंगा? आराम से कर सकते हो वीक मैथ्स, वीक अकाउंट्स भी कर सकते हो। Is CFA worth it? Of course. If you like the syllabus, the curriculum, the finance में करियर बनाना तो करिए, टैक्स में करियर बनाना तो CFA मत करिए, लॉ में करियर बनाना तो CFA मत करिए। कॉम्बिनेशंस एंड डिग्रीज का वो मैं आऊंगा नेक्स्ट में, प्लीज वो वाला क्वेश्चन मत पूछो। विल डू द कंपैरिजन बिटवीन डिग्रीज एंड दिस थिंग विल डू कंपैरिजन एंड कॉम्बिनेशंस। कंपैरिजन कॉम्बिनेशंस करूंगा, आऊंगा उस पर, डोंट वरी। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ब्रॉडली द क्वेश्चन, बाकी मेरा आगे प्लान है। सो वील मूव फॉरवर्ड। आई डोंट नो तुम लोग को ज्यादा डेप्थ लग रहा है कि ठीक है, और इज इट टू मच इन्फॉर्मेशन? Because if you want to put, like, let's say, 4 lakh rupees for a CFA exam, I think you people need to think, मतलब be very clear in terms of everything. I know somebody who says कि अगर मन है finance करने का तो पैसा कहीं से भी आ जाएगा। पैसा कहीं से भी नहीं आएगा। There was this one kid who came to me and you know he's like कि मैं बिहार से हूँ, मैं नाना का land sell करके I'm going to do, and he was not able to communicate well in English. I told him please don't start CFA because तुम फर्स्ट एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, और अगर ऐसा है तो पहले तुम प्रैक्टिस करो एथिक्स वगैरह, ऑनलाइन कौन सा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स करो, बिकॉज तुम 1.25 लाख लगा दोगे एग्जाम में, फिर पास नहीं करोगे। उस समय 70-80,000 फीस था, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड। जस्ट बिकॉज ही विल कम एंड टेक क्लासेस फ्रॉम मी डज नॉट मीन आई आस्क हिम टू सेल ऑफ हिज लैंड। एंड लोन लेके आप कर रहे हो तो आपको वो भी देखना होगा आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, बिकॉज एग्जाम्स इंग्लिश में होंगे, एथिक्स के क्वेश्चंस इंटरप्रेट करने होंगे। एक स्टूडेंट है मेरा, हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया था पूरा, रजत, एंड उसका पूरा यूट्यूब पे वीडियो है हाउ ही ट्रांजिशन फ्रॉम अ हिंदी मीडियम टू इंग्लिश। बट वो मेहनत करना होगा। सो आई डू नॉट सजेस्ट आप 50% सिलेबस खत्म करिए, उसके बाद में आप एग्जाम के लिए एनरोल करिए। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज एन एक्सपेंसिव एग्जाम एंड यू नॉट श्योर अबाउट इट, यू स्टार्ट स्टडिंग। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स तो पूरा यूट्यूब पे कर सकते हो, कॉन्स थोड़ा सा यूट्यूब पे कर सकते हो, 50% सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद में यू sign up for the exam and pay that 1.25 lakh rupees. बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं लोन्स एंड ये सब चीज करना पड़ेगा, सो इन दैट केस प्लीज अंडरस्टैंड कि हर एक लेवल पास करना, नहीं पास करोगे तो वापस उतना फीस लगेगा आपका, राइट? तो एक वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखिए एंड आप कितना मेहनत करो ना, फिर ऐसा नहीं कि एकेडमिक रिकॉर्ड अगर खराब है तो नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, बट देन मेहनत एक्स्ट्रा लगेगा, वो करना पड़ेगा। सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी व्हेन यू आर एनरोलिंग फॉर दीज एग्जाम्स। एंड तीसरा चीज, व्हाई नॉट स्टार्ट अ जॉब एंड इंस्टेड कि मैं सेकेंड ईयर में एग्जाम लूंगा, मैं थर्ड ईयर में ले लूंगा लेवल 1। मैं हर 6 मंथ्स की जगह 9 मंथ्स या 12 मंथ्स में एग्जाम लूंगा, मैं जॉब करने के साथ में करूंगा। बट आई वुड नॉट से कि मतलब यू नो, बिकॉज देयर आर पीपल हु से दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वो बहुत इनजेन्युइन है। जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एनरोल एंड देयरफॉर आई विल से कि उधार ले लो, डजंट मैटर, भाड़ में गया, तुम पढ़ लो खाली, मतलब इच्छा है तो हो जाएगा। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। So be very, very careful. This is one of the reasons why I like to do these sessions, where very accurate and the mistakes you will make is something that you are able to understand. Don't get carried away with wrong information. Practically सोचो ना, एग्जाम 40% है तो 60% लोग का तो 1.25 लाख लगेगा ना वापस। इसमें तो मैं कुछ फैब्रिकेट नहीं कर रहा हूँ, ये तो डेटा है। So be very careful about all these things. लॉ का तो CFA से कोई लेना देना ही नहीं है। लॉ वीक है तो उससे क्या मतलब है CFA का? स्कॉलरशिप डिटेल, अच्छा हाँ,
So CFA exams के लिए CFA Institute also allows you to take a scholarship. There are three types of scholarships and all. वो scholarship का अलग से पूरा lecture है कि scholarship के लिए कैसे apply कर सकते हो. There are a lot of students who apply it and get scholarship and all. And your fees from $1140 comes down to like around $400-500 or so. तो scholarship का lecture देख लेना and scholarship ऐसे के लिए जरूर apply करना if you need a scholarship. So we're looking at the financial risk management exam. So basically finance का course है लेकिन specialization risk management में है. There are only 2 levels. So class 12 के बाद में you can take part 1 and part 2 and 6 months के gap पे. So technically first year, second year, third year जैसे भी ले सकते हो. मेरा recommendation रहता है कि towards the end of first year level 1 लिया जाए part 1 and second year या towards the end of second year आप part 2 ले सकते हो. थोड़ा syllabus में overlap भी होता है with respect to the CFA exam. Some students start part 1 then do CFA level 1 2 then do part 2 and some students do CFA level 1 2 then do part 1 and 2 back to back. We'll come to that. We'll come to the part. May, August and November 3 बार एग्जाम्स हो रहा है. पार्ट 1 में बेसिकली जब सब्जेक्ट्स देखोगे, सो 1 इज गोइंग टू बी वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ रिस्क. कुछ थ्योरी चैप्टर्स भी हैं इसमें, रिस्क क्या है एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो देयर इज पोर्टफोलियो वाला पोर्शन कवर्ड ओवर हियर. क्वांट्स अगेन मैथ्स है, सीएफए से थोड़ा ज्यादा क्वांट हैवी है, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा ज्यादा है एंड क्वांट्स का लेवल भी हल्का सा एक्स्ट्रा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद द सीएफए का क्वांट्स करिकुलम. सीएफए का लेवल 1 2 मिला के जो क्वांट्स है मोर और लेस पार्ट 1 में उतना क्वांट्स है. ये दोनों सब्जेक्ट्स मिला करके इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क डेरिवेटिव्स बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड द सब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंस सेपरेटली. आई होप यू हैव डन दैट. तो उससे आपको सब्जेक्ट का डिटेल मिल जाएगा. नॉर्मली जैसे अगर हम लोग को रिस्क लग रहा है कि हु विल टेक केयर ऑफ माय फैमिली आफ्टर मी, यू टेक अ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं. कंपनीज को भी बहुत सारा डर होता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो गया, प्राइसेस ऊपर नीचे हो गए, करेंसी एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो गया. सो ऑल द रिस्क का मैनेजमेंट के लिए जनरली वी यूज समथिंग कॉल्ड डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन स्वैप. सो डेरिवेटिव्स एंड फिक्स्ड इनकम. उसके अलावा और भी चैप्टर्स है, हेज फंड क्या होता है, बैंक्स कैसे वर्क करते हैं, इंश्योरेंसेस कैसे वर्क करते हैं, सम थ्योरी चैप्टर्स आर आल्सो देयर. सो दैट इज योर पार्ट 1. सो पार्ट 1 इज ब्रॉडली अ फाइनेंस करिकुलम, प्योर फाइनेंस करिकुलम. ठीक है, पार्ट 1 4 सब्जेक्ट्स. Part 2 में what happens is you have market risk, you have credit risk, you have investment risk, you have liquidity risk, you have operational risk, and you have current issues. This subject changes every year. Delta change. This subject changes every year. कभी Bitcoin पढ़ा रहे, कभी AI in central banks पढ़ा रहे. So every year the chapters जो कि market में relevant है financial current issues के हिसाब से, उसके हिसाब से it changes. So market risk is basically prices ऊपर नीचे हुए etc. तो how is it getting impacted? वैल्यू उसका क्वांटिफाई कैसे कर रहे हो, स्टडी कैसे कर रहे हो रिस्क को. क्रेडिट रिस्क के सामने वाला पैसा मार लिया, क्रेडिट रिस्क. बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा काम में आएगा. इन्वेस्टमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क. आज 2008-9 का क्राइसिस हुआ, 2023 में ना एक सिलिकॉन वैली बैंक करके था जो स्टार्टअप का फंडिंग करता था, यूएस का बैंक है, बैंक डूब गया. बैंक के पास ही पैसा नहीं, सब बैंक से एक साथ पैसा निकाल लिया. लिक्विडिटी रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क का साइबर रिस्क हो रहा है, फ्रॉड वगैरह हो रहा है, वो सारा ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट है, राइट. एंड करंट इश्यूज आई टोल्ड यू. दोनों पेपर्स 4 आवर्स का एमसीक्यू पेपर होगा. इसमें 100 एमसीक्यू आता है, इसमें 80 एमसीक्यू आता है. देयर आर 4 ऑप्शंस एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग हियर आल्सो. डिफिकल्टी इज गोइंग टू बी स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू द सीएफए एग्जाम. जब पास रेट लेकिन वही 45-50 के बीच में पार्ट 1 का, 50-55 के बीच में पार्ट 2 का. लेवल 1 2 को पार्ट 1 पार्ट 2 बोलते हैं यहाँ पर. Right? There are 2 levels. First level finance centric, second level purely risk centric. The fees is going to be about $600 for part 1, part 2. यहाँ पर भी अगर एक एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, आपको वापस से $600 देना होगा. $400 यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस है. सो पहला लेवल में क्या होगा, 400 प्लस 600 दे रहे हो. अगर लेवल 1 वापस दिए तो वापस 600 लगेगा, 400 नहीं लगेगा. एंड लेवल 2 दोगे तो 600 लगेगा. तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास, 1.5-2 लाख रुपीस के आसपास विल बी योर कॉस्ट फी. एंड ऑब्वियस सा बात है, अगर लेट से रजिस्टर करोगे तो फीस इंक्रीज होगा $200-250 और सो. ऑब्वियसली हम लोग लेट से क्यों रजिस्टर करेंगे. सो ये सब नहीं करने का कि श्योर नहीं था, पढ़ाई कर रहा था, यार पैसा का वैल्यू सीखो. So we will not do all this. We will be very clear. एक tool भी है when to register for the exam. You can fill up some detail. You will get the answer as to कब एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम टर्म कर पाओगे. ज्यादा डाउट हो रहा है, 20-30% सिलेबस खत्म करो ना, फिर रजिस्टर कर लो. लेकिन we'll always try and aim for registering in the early bird registration.
नॉर्मली इसमें रोल्स एक एडवाइजरी हो सकता है जो आप कोई भी बिग फोर या कंसल्टिंग में काम कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम जो रोल्स आएगा आपका बैंकिंग में आएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फिनेंस रिलेटेड जो भी एनबीएफसीज और ये सारी भी जितनी कंपनीज होंगी, सो बैंक्स, एमएनसी बैंक्स एक्सेट्रा, ऑल द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, यू विल हैव योर रोल ओवर हियर। सो मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट, ऑपरेशन रिस्क, जितना भी रिस्क का काम है, नॉर्मली एफआरएम्स आर गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ दैट. So all sorts of risk and all sorts of risk functions. So it's a specialization in the risk part in the finance domain. So broadly 6 months, 1.5 years में ही complete कर सकते हो. 2 level देना है, May, August, November में होता है. The fees is about 1.5 to 1.5 lakh के आसपास. Difficulty is slightly higher as compared to CFA program. क्वांट्स रहेगा, लेवल 1 में रहेगा, लेवल 2 में नहीं रहेगा. पासिंग रेट 45 to 50% के आसपास. 4 आवर्स का 2 पार्ट्स है. 4 आवर्स का 100 MCQ इन पार्ट 1 and 80 MCQ इन पार्ट 2. नो नेगेटिव मार्किंग. 70% एक्यूरेसी. अगेन इट इज नॉट कि 40% करेक्ट करोगे और पास हो जाओगे. यहाँ पे भी 70-75% का एक्यूरेसी, 70% का एक्यूरेसी लगता है. Rather 66, 70. I always want to target better and higher. All sorts of risk profiles and mostly in the BFSI domain, banking, financial institutions, financial services, वो वाले इंडस्ट्री में. Subjects level 1 में पोर्टफोलियो थोड़ा सा है, रिस्क है, क्वांट्स है और डेरिवेटिव्स, फिक्स्ड इनकम बहुत ज्यादा है. लेवल 2 में सारे रिस्क के पेपर्स है, ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क का एक पेपर है, एंड देयर इज नो एग्जाम्पशन और एनीथिंग व्हेन यू आर लुकिंग एट द एफआरएम एग्जाम. So FRM का भी चार्टर मिलेगा आपको. So basically after you've qualified part 1 and part 2, you can write that I've qualified the FRM exams, FRM part 2 exam and all. And charter के लिए आपको work experience detail submit करना होगा. So even teaching risk etc, lot of roles are going to be qualifying as the risk part. Even in your business, say for example you're into export import and आपको currency risk वगैरह manage करना होता है, तो accordingly you write your details and give it to the institute, and once your work experience for 2 years and all is submitted, institute approve करके आपको charter दे देता है. Charter जब तक आपका work experience complete होके charter नहीं भी मिला है, you can easily write that I've qualified part 2 exam of FRM, and recruitment point of view से they will just need to look at कि what are the exams you have qualified, so you don't have to worry about it. Any questions with regards to FRM? So one question is, if I want to do FRM along with CFA, how do we plan it? So ideally, if you're in college in second year, first year towards the end, in that case आप CFA level 1 करिए, level 2 करिए. उसके बाद FRM part 1, part 2 जैसे भी आपका टाइमिंग मैच करे CFA level 3 के साथ, आप वैसे कर सकते हो. But please understand the syllabus, the scope of FRM, and then you decide that. So detailed lecture on syllabus of FRM पूरा 1 घंटे से समझा के and scope है, उसके basis पे you take a decision. ठीक है. When you're doing if you're just passed, if you have just passed class 12, तो आप फर्स्ट ईयर में पार्ट 1 ले सकते हो. मेरा सजेशन रहता है कि CFA लेवल 1-2 करके फिर पार्ट 2 दिया जाए. द रीजन इज कि पार्ट 2 के बाद में आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सबमिट करना होता है टू गेट द चार्टर. तो वर्क एक्सपीरियंस आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तभी सबमिट कर सकते हो. सो दैट वे इट माइट बी लिटिल बेटर. So and FRM part 1 will have some overlap with CFA level 1 and level 2 का fixed income derivatives quants वाला part, right? Second question is, so what do you prefer between a CFA and FRM? If you're looking at a broader finance course and if you're looking at application in terms of industry, in terms of entrepreneurship etc, then business management सब तरीके से CFA is very very useful. लेकिन अगर आप रिस्क का बात कर रहे हो, BFSI का बात कर रहे हो, एंड यू वांट टू डेवलप दैट नैक एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर रिस्क, देन FRM इज द कोर्स. अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं स्टार्टअप करूंगा या एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊंगा या बिजनेस में जाऊंगा, इन दैट केस आप CFA करिए, आप FRM स्किप कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आई वांट टू स्टडी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, लाइक आई एंजॉय स्टडिंग एंड आई लाइक टू स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड गेन दैट एक्सपर्टीज, देन इट इज ओके. बट एप्लीकेशन ऑफ FRM इज गोइंग टू बी इन द रिस्क स्पेस and the BFSI industry space, right? So you'll have to understand what course is for what. Managing studies with full-time job का एक lecture है, so उससे coaching job etc you'll understand how to do. So what is the point of doing both CFA and FRM? So CFA gives you an understanding of finance and specialization in finance. FRM gives you a further specialization into the risk part of finance. So if you want a broader finance, you go for CFA. Then if you want to get into specialization into the risk part, then you go for FRM. So if you do not want to specialize in risk or you don't want to get in the depth of risk, then you don't do FRM. अगर CA नहीं वर्कआउट किया 2-2.5 साल से, तो पहले देखो हाउ टू क्रैक CA इन फर्स्ट अटेम्प्ट. द रीजन इज फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट एज टू CA क्यों गड़बड़ हुआ.
and कोई भी course, so if one course did not work out, so don't jump into another course randomly. पहले हमेशा ये देखो कि आपको जो करना है, मेरा लॉन्ग टर्म 5 इयर्स 10 इयर्स गोल क्या है, मेरे को क्या सिलेबस अच्छा लग रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या चीज का स्कोप है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल्स एंड इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस और कंपनीज आई वांट टू वर्क इन द फ्यूचर, वहां वो काम करने के लिए जो मैं पढ़ाई करूंगा उसके लिए कौन सा कोर्स रेलेवेंट है, कौन सा सब्जेक्ट्स उसके लिए रेलेवेंट है, अकॉर्डिंगली डिसाइड। तुमको अगर जर्नलिस्ट बनना है तो तुम सीए नहीं करोगे ना, लेकिन अगर तुमको फाइनेंशियल जर्नलिज्म में जाना है तो मे बी यूल डू अ सीए सीएफए और समथिंग। So you have to understand that. एक salary, okay. So there is a salary calculator that is there on the website. I'll just attach the link for you all. You can check that. But again, I'm telling you, वो salary calculator में मेरे ही website पे जो salary है, और वो इंस्टीट्यूट का सर्वे करके सैलरी किया हुआ है, इंडिपेंडेंट सर्वे करके, तभी मैं बोलूंगा अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो वो सैलरी में जो भी आएगा उसको 60% 40% काट देना। बट आई एम स्टिल टेलिंग यू हैव टू अगेन अंडरस्टैंड द रियलिटी based on how your profile is. So I'd say, for example, I'm also a chartered accountant. I'm also a CFA qualified, FRM qualified. If I'm not able to talk, तुम सुनोगे मेरी बात? नहीं सुनोगे? तो मुझे अगर आपको एक्सप्लेन करना नहीं आएगा तो मेरे क्वालिफिकेशन का मेरे टीचिंग और रेवेन्यू या सैलरी या इनकम से कोई कोरिलेशन नहीं होगा। Because you're able to understand, you're coming to me. If you don't understand, you'll not come to me, right? So my qualification does not determine my revenue. My ability to explain, the qualification is the first step for me to develop that expertise in terms of the area that I teach. The second step is to be able to teach. So तुम्हारे काम में भी वही होगा. So we're talking about chartered alternative investment analysts. So basically CFA, FRM और CAIA को ट्रिपल क्राउन बोलते हैं. मैंने CAIA किया था तो मैंने दोनों ही लेवल लिए थे, बट उसके बाद में आफ्टर आई हैड क्वालिफाइड CFA लेवल 3 अगर आपका क्वालिफाइड है, आपके पास चार्टर है, तो आप CAIA का लेवल 2 दे सकते हो, लेवल 1 एग्जाम्प्ट हो जाता है. CAIA इज अ स्पेशलाइजेशन इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स. तो CFA में आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एक सब्जेक्ट था. सो आपका इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? फिक्स्ड इनकम होता है, इक्विटी होता है, शेयर्स वगैरह म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटी, प्राइवेट इक्विटी, स्टार्टअप वगैरह और हेज फंड, ये सारा चीज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में है. तो ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का कोर्स है. सो आई जस्ट वेरी क्विकली समराइज, देयर आर 2 लेवल्स. 12 to 18 months में आप लेवल 1 लेवल 2 6 months के गैप पे दे सकते हो. एग्जाम्स टेक प्लेस इन मार्च सितंबर. ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्वियसली सेंटर पे जाके देना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर पर, बट कंप्यूटर बेस्ड होगा. फर्स्ट लेवल में खाली एमसीक्यूज होते हैं, सेकेंड लेवल में एमसीक्यू प्लस रिटन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं. उसको हम लोग बोल देते हैं ऐसे टाइप, बट इंडियन एग्जाम्स के हिसाब से देखोगे तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन नहीं होते, एंड यू कांट राइट रबिश, या तो आंसर पता है आंसर नहीं पता है. So we attempt that. The course fee is little steep, 2 levels, approximately 2 लाख रुपीस के आसपास लगता है. डिफिकल्टी लेवल अगर आपका CFA क्वालिफाइड है तो डिफिकल्टी कम लगेगा, बिकॉज फाइनेंस का बेस आपका ऑलरेडी है. अब आपको खाली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में स्पेशलाइज करना है. द पासिंग रेट इज गोइंग टू बी अराउंड 40-45% फॉर लेवल 1 एंड 50-60% फॉर लेवल 2. एग्जाम एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली लोग पढ़ाई करके देते हैं. सो जॉब प्रोफाइल में नॉर्मली प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, रियल एस्टेट, ये सारी एरियाज में यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट जॉब्स, बेसिकली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्पेस में. अगेन आई विल टेल यू, जॉब पे जाने के लिए, सो नॉर्मली जब लोग इस स्पेस में काम कर रहे हैं, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, देन दे टेक अप अ CAIA एग्जाम. नॉर्मली CFA क्वालिफाई करके लेवल 2 डायरेक्टली लोग देते हैं. ऑल्सो आई विल टेल यू, पहले CFA का लेवल 3 में वो स्पेशलाइजेशन नहीं था, प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट वेल्थ एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का. ये स्पेशलाइजेशन आने के बाद आई फील दैट अगर CIA करना है तो लेवल 2 खाली CFA क्वालिफाई होने के बाद करना चाहिए. यू हैव अ फाइनेंस बेस एंड देन यू जस्ट स्पेशलाइज इन वन पार्ट. इट बिकम्स मोर ऑफ अ पोस्ट CFA क्वालिफिकेशन, बिकॉज आपका फाइनेंस बेस हो गया है एंड देन आप एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में स्पेशलाइज कर रहे हो. सो सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर का जो पार्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट्स होंगे, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, प्राइवेट डेट, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट मार्केट्स एक्सेट्रा, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स. सो ये पूरा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्पेस का स्पेशलाइजेशन है. सो माई सजेशन इज, after you qualify CFA, you take level 2 directly, and if you're working in the alternate investments domain, then you should be taking this course up. When we're looking at CFA, FRM and CAIA, CFA is a course in finance, FRM is a course specializing in risk management. Level 1 finance है, लेकिन level 2 पूरा का पूरा risk है, and CAIA is again 2 levels but focusing on the alternate investments part. And CAIA में
अज्यूम करते हैं कि फाइनेंस का बेस आपका ऑलरेडी है एंड सीआईए का लेवल 1 एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर आपका सीएफए कंप्लीटेड है. सो इफ यू आर लुकिंग एट अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन फाइनेंस यू गो फॉर सीएफए. इफ यू आर लुकिंग एट रिस्क मैनेजमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इन space you go for an FRM. If you're looking for alternate investments then post CFA you can look at CAIA. It's not mandatory to look at that. CFA 3 levels होंगे, FRM 2 level होगा, CAIA भी 2 level होगा. CFA again the subjects will be fixed income, equity, corporate finance, economics, financial statement analysis, quants, ethics, portfolio and all. FRM में आपका part 1 में portfolio, fixed income, derivative, quants कर लिया, लेकिन part 2 is market risk, credit risk, operational risk, investment risk, current issues and liquidity risk. So it is purely into the risk aspect. CFA में 3 levels में again first level MCQ है, level 2 is also a lot of MCQs लेकिन case based है. लेवल 3 में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स लिखने हैं. एफआरएम इज प्योरली एमसीक्यू, जहां 100 एमसीक्यू इन लेवल 1, 100 एमसीक्यू 80 एमसीक्यू इन लेवल 2 है. दोनों में ही नो नेगेटिव मार्किंग है एंड पासिंग रेट इज अप्रोक्सीमेटली 40-45-50% फॉर सीएफए एंड एफआरएम अक्रॉस लेवल्स and the accuracy needed to pass is 70% approximately in both the cases. ठीक है.